नमस्कार मित्रों, बंधुओं, प्यारे देशवासियों। मेरा नाम प्रोफेसर A.G. अय्यर। मैं एडिटर मार्केनॉमी, इनर्शिया इत्यादि पब्लिकेशंस जो भारत की अर्थव्यवस्था, एनर्जी, ऊर्जा, इन सब पे काम करते हैं। उसके अलावा मैं कई विषयों पे बात करता हूँ, पर आज मैं उन कुछ देश में जो विषय अपने सामने खड़े हो गए हैं इन कुछ महीनों के अंदर, उनके बारे में 2-3 चीज़ें और टिप्पणियाँ आपको कर रहा हूँ। तो कई दिनों सोच रहा हूँ कि आप लोगों के सामने समक्ष आया जाए और इन बातों को व्यक्त किया जाए। आप लोग जानते ही हैं कि मैंने 4 प्रधानमंत्रियों की जीविका लिखी है, जो बायोग्राफी कहते हैं। पहले तो अटल शास्त्र, अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा नरसिम्हा सूत्रा, नरसिम्हा राव जी, राजीव संहिता, राजीव गांधी जी, एवं आखिरी वाली जो लिखी इस साल फरवरी में, वो मनमोहन ग्रंथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह की। तो ये मेरी 4 मेजर बायोग्राफीज हैं। उसके अलावा मैंने 2 और बायोग्राफियाँ लिखी। एक मेरे गुरु, इनफैक्ट दोनों भी मेरे गुरु हैं। पहले गुरु डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, जिनके कारण हमारी NITs बनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पहले RECs कहलाती थी। इनका जन्म हुआ, BHEL को उन्होंने पैदा किया, एक तरह से बड़ा किया। उन्होंने मारुति उद्योग लिमिटेड, जो आज सुजुकी मारुति सुजुकी है, उसको बनाया। उसके बाद उन्होंने स्टील अथॉरिटी को टर्न अराउंड किया, और उसके अलावा उन्होंने गेल गैस अथॉरिटी को भी किया। तो ये मेरे गुरु थे जब ये चेयरमैन थे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल 2004 से तकरीबन 2014 तक। तो मैं इनसे कांस्टेंट इंटरेक्शन में रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, और देश की, जिसको हम कहते हैं ना मेक इन इंडिया, असली चीज़, तो वो सारी चीज़ थी। पर इसको बंद कर दिया गया उसके बाद में, और वो एक मूव था जो मैं कभी माना नहीं हूँ, क्योंकि वो हमारी धरोहर थी और उसमें काफ़ी काम किया था कृष्णमूर्ति और टीम ने, एक ये था। दूसरे हमारे जो गुरु थे वो ज़बरदस्त गुरु थे। उनके कारण मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, और मैं उनके साथ समक्ष ही एक तरह से रह के काम किया हूँ इनर्शिया फाउंडेशन के अंतर्गत। और वो थे हमारे द ग्रेट योगेंद्र प्रसाद जी, जिनके लिए मैंने किताब डेडिकेट करी है। वो हाइड्रो गुरु योगेंद्र प्रसाद, और कृष्णमूर्ति साहब की किताब का नाम है PSC पितामह, और इनका नाम है हाइड्रो गुरु योगेंद्र प्रसाद। देश जब तक पण ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर नहीं बनाएगा, तब तक देश का खुशहाली की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और इसको बहुत स्लो काम हुआ है पिछले दशक में, और हमारी जो इसकी शेयर है वो अब तकरीबन 10% ही रह गई है। और उसके मध्य हमने कुछ पंप स्टोरेज के ऊपर वाइट पेपर बनाया, और अब आंध्र प्रदेश जो उसमें लीड कर रहा है। तो ये सब काम तो मैं बताता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। पर आज जो विषय है, आज ये विषय नहीं है। आज मैं जो आपके समक्ष आया हूँ, मैं उन विषयों को लेके आया हूँ कि देश, हमारी जो परिस्थिति और कहाँ जा रही है। तो ये इस चीज़ को भी मेरे को बोलना है आपको, क्योंकि मैंने एक मूवमेंट शुरू किया है जिसका नाम है अटल जनहित पक्ष। वो आप लोगों को मालूम है। मैं इसके दौरान मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि देश की परिस्थिति क्या है और देश को करना क्या है। बहुत सारे क्लेम्स हो रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत सही चल रही है, सारा मामला जो है हमने कह दिया कि सब कुछ ठीक हो गया। क्या सब कुछ ठीक है? मेरे हिसाब से कुछ भी ठीक नहीं है। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जो NITs, IITs और इसमें से जो इंजीनियर निकल रहे हैं, इनमें भी 83% लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। कोई अगर चले भी गए तो फिर से नौकरीशुदा 1-1 साल की नौकरियां नहीं होती है। नौकरियां लॉन्ग टर्म एजेंडा होना चाहिए। तो जब हमारे इंजीनियर्स को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो हम कहाँ से समझें कि बाकी लोगों को कुछ प्रोत्साहन और नौकरियां मिलेंगी, या वो गेनफुली एम्प्लॉयड होंगे। तो ये जो परिस्थिति हुई है, ये हम 50 रूप से इसकी एनालिसिस करें, पर बेसिक बात क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर ही जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी धीमा पड़ा हुआ है इस वक्त। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है। जो एरिया कर रहा है वहाँ पर हाई टैक्सेस एंड बैरियर्स हैं। एक सौर ऊर्जा के लीजिए 40% BCD का रेजिम कब तक चलेगा? इनपुट आप ला रहे हैं 25 गीगावाट का, आपका मैन्युफैक्चरिंग है फॉर सेल्स एंड वेफर्स, और आपकी 91 गीगावाट जो है आपकी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये 25 गीगावाट वाला आपको कैसे सेटिस्फाई करेगा? और आप हर साल 100 गीगावाट को डालना है आपने ग्रिड में। कम से कम सोलर तो 100 करें, क्योंकि जब आप 100 गीगावाट सोलर करते हैं तो 20 गीगावाट आता है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है वो दिन में 5 या 6 घंटे के ऊपर नहीं मिलता है। इस बात की सच्चाई है। तो हम 100 बोल रहे हैं तो 20 आएगा अंदर। तो इन चीज़ों को समझ के, इस तरह की चीज़ों को समझना, ये एक एरिया है। इसी प्रकार से हमारी खेती जो चल रही है इस वक्त, खेती के हालात जो हैं धीरे धीरे पतले हो जाएंगे, और उसके रास्ते भी हैं।
उसका रास्ता क्या है कि खेती का जितना वेस्ट है उसको हमें ऊर्जा की तरफ ले जाना है। और इसी प्रकार अब ये बड़े बड़े सोलर पार्क ना बना के, मेरा व्यू पहले से रहा है कि 6,40,000 गांव हैं, तो आप 2 मेगावाट पर गांव बनाएंगे तो 1280 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हो जाएगी। और भले उसका 20% ही एक्चुअल ग्रिड में आएगा, जो मैं कह रहा था पहले, तो इसका मतलब कम से कम 256 गीगावाट बिजली हमारे ग्रिड में कंटिन्यूस सप्लाई में आ जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है। और हम इसको और अच्छे से करें तो हम इसको हर गांव में 2 मेगावाट लगाएंगे तो उसकी डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी लगाई जा सकती है। जो एनर्जी स्टोरेज की बात हो रही है, बैटरी एनर्जी, ये केवल डिसेंट्रलाइज में लगाना चाहिए, क्योंकि जो बड़े वाले हैं वो पंप स्टोरेज की तरफ जाएं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज कहा जाता है। तो पंप स्टोरेज के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है भारत के लिए, ग्रिड के लिए। पर जो छोटा वाला सोल्यूशन है, जो आप फैला दें 2-2 मेगावाट के, 6,40,000 प्लांट 2 मेगावाट के बनाएं, तो सारा मामला फर्क पड़ सकता है। और हम 2 साल के अंदर लिटरली चीन की आधी कैपेसिटी पे आ जाएंगे। क्योंकि अगर 1280 गीगावाट यही आ जाएं तो आप समझिए हमारे पास 2,000 गीगावाट आ जाएंगे। चीन के पास 3,600 गीगावाट की क्षमता है इस वक्त। तो हम अगर 2,000 नहीं पहुंचे तो हमारा इकोनॉमी कहाँ से आएगा? तो ये पता नहीं क्यों प्लानर से लेके सब लोग क्यों चुप बैठा है, क्योंकि 2-2 गीगावाट के लिए हमें केवल हर गांव में केवल 10 ही एकड़ ज़मीन चाहिए, वो भी हम गांव के पास ही रखें, लीज पे रखें, और एक ग्राम पंचायत के अंदर ही उसको रखें। कोई नहीं ले, ज़मीन खरीदारी ना करें, ज़मीन को लीज रेंटल मिलती रहे, वो सदा आबाद रहें। और ये बिजली के प्लांट हैं, ये केवल खपत करेंगे बिजली। और वो जो कॉर्पस होगा, इसमें क्या होगा, कई सारे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे उद्योगपति पैनल बनाना, ये बनाना सब शुरू कर सकते हैं लोकली। हर राज्य में आप उन इंडस्ट्रीज को ला सकते हैं जो उसमें काम करें। इसी प्रकार से सब जगह वेस्ट है, तो हमारी सतत की स्कीम है, उसको मैंने सतत प्लस बनाया था 2021 में। उसमें हम कह रहे हैं कि 10,000 प्लांट बनने चाहिए। अभी 100 प्लांट बन गए हैं, अच्छी बात हुई है, लेकिन हमें वो 5,000 10,000 प्लांट तैयार करने हैं, जिससे कि आप इन CBG को ऑटोमोटिव में डालें और IC इंजन्स में डालें। ये करें ना कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना शुरू करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे काम आएगा आपके? आप रात को चार्जिंग कर रहे हैं, रात को सूरज नहीं है, रात को जो पवन है वो भी कम हो जाता है, और बड़ा है रात को क्या मेजॉरिटी ग्रिड में, जो हमारी तकरीबन हम 475-480 गीगावाट के ऊपर चले गए हैं अभी, उसमें से केवल हमारी क्षमता जो है आने की 270 गीगावाट भी नहीं है अंदर एक्चुअल जनरेशन। मतलब हमारी जो अभी जो जनरेशन टेरावाट आवर में हम जो कैलकुलेट करें तो हमारी अभी क्रॉस हुई है 2070 टेरावाट आवर पे, जो ट्रांसलेट होती है इक्वलेंट मेगावाट में, ऑपरेटिंग मेगावाट में, वो ट्रांसलेट होती है तकरीबन 260-265 के करीब। तो आपकी पूरी ये कैपेसिटी 265 गीगावाट ही ऑपरेट कर पाएगी आउट ऑफ 480 गीगावाट आवर। ये समझ होनी चाहिए। और इसमें 2 तरह की एनर्जीज हैं, एक बेस लोड जो सदा सप्लाई करता है, उसमें अभी भी थर्मल सोलर कोयले से जो बन रहे प्लांट वही कर रहे हैं काम, और जो उसके ऊपर जो पीक शेविंग होती है वो कर रहा है आपका हाइड्रो पावर। तो रात के समय में हाइड्रो अवेलेबल है, उसको हम पीक के लिए यूज़ करेंगे शेविंग, ना कि उसको भी कंटिन्यूस सप्लाई में डाल दें। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल भाई साहब जो आपकी आ रही है, जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, इससे तो आप और कोयले की जलाएंगे, इससे तो आपका लोड उस पर पड़ेगा। इसके अलावा आपका डेटा सेंटर का लोड भी उसमें आएगा, फ्यूचर में AI का लोड आएगा, तो आप कोयले की ही प्लांट ज़्यादा बनाएंगे। इसका एविडेंस है, 100 गीगावाट और कैपेसिटी ऐड की जा रही है कोयले की, 100 गीगावाट। तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ हम क्लीन एनर्जी और ये सब बातें कर रहे हैं, हम अक्षय ऊर्जा की बातें कर रहे हैं, पर पीछे से हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर लाने के लिए हमें कोयले की तरफ जाना पड़ रहा है फिर से। तो अगर हमें ट्रांजिशन करना है, हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना है, तो हमें ये वाला ढकोसला हटाना पड़ेगा, और हमें सीरियसली कंप्रेस बायोगैस को डेवलप करके CBG डालना पड़ेगा, जिससे कि हम CNG इंपोर्ट बंद उससे हो। ये CNG इंपोर्ट का बंद, गैस का इंपोर्ट का बंद तब तक नहीं होगा जब तक हम उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल फार्म सेक्टर से ना लाएं। इससे खेती और इनकी जो तकलीफें हैं ये भी कम होंगी, क्योंकि इनका जो पराली, प्रेस मड और ये जो वेस्ट है ये काम का हो जाएगा। ऐसे कई प्रोसेसेस हैं। तो ये जो 2 डिसेंट्रलाइज बातें हैं, ये हम 6 अगस्त को हम अपना करने वाले हैं। और उसके पहले मैंने ये वीडियो डाला है आप लोगों को थोड़ा बेसिक समझ देने के लिए कि इस तरह के कामों में हम बिजी हैं, हम ये इस पे देश बिजी रहे, देश इसकी बातें करे, ना कि आपस में हम बैर करें, हेट करें और दूसरी बातें चलती रहें, और हम सरकारों से सवाल ही नहीं पूछ रहे। आज हम 15 रुपये की बिजली महाराष्ट्र में, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण में 15 रुपये पर यूनिट की बिजली दे रहे हैं। इस पर कोई लड़ाई नहीं हो रही है। पूरे देश में कहीं 7 है, कहीं 8 है अर्बन में,
पर हम लोग क्यों दे रहे हैं? हमारे मुंबई के अंदर भी, मेन में भी, वहाँ अडानी, टाटा जो भी हैं, उनके भी बिजली MSEDCL से सस्ती है। महाराष्ट्र डिस्कॉम जो हमको दे रही है 15 रुपये यूनिट में, जो बिल आ रहे हैं इतने तगड़े, तो वो कैसे हो रहे हैं? और ये क्यों हम ठाणे और रायगढ़ यही लोग बचे हैं कि इनसे पैसा छीना जाए? भाई क्या हो रहा है? मुंबई में सस्ती, अमीर लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है और मिडिल क्लास को कॉस्टली बिजली मिल रही है। ये कहाँ चल रहा है? तो ये केवल महाराष्ट्र की प्रॉब्लम नहीं, कल आज हमारे यहाँ 15 है, कल दिल्ली में 15 हो जाएगी। तो 15-20 रुपये पर यूनिट अगर हम डोमेस्टिक टैरिफ करें, ये कब तक चलेगा? ये तो चलने वाला नहीं है। अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी डोमेस्टिक टैरिफ एक होना चाहिए, एक ग्रिड पे। यही मेरी गुजारिश है सरकार से। इस बात को समझें, केवल बात ना करें। बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, ये अफोर्डेबल मिलना चाहिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। यूनाइटेड नेशंस की बात जो हो रही है, SDG का मतलब ये नहीं है कि ये वर्ड अफोर्डेबल, मतलब जिसको हम अफोर्ड कर पाएँ वो होना चाहिए, ना कि इतनी कॉस्टली हो कि पेट्रोल डीजल किस उफान पे चला हुआ है। जबकि हमारा जो रेट ऑफ क्रूड है वो आज भी पैंडेमिक के लेवल से थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जो 2013-14 के टाइम पे जो कॉस्ट क्रूड का था वो कहीं नहीं पहुंचा। $140 तक क्रूड पहुंच गया था। तो आज तो आप उस पे नहीं खरीद रहे हैं। आप लोग तो $70-80 के अंदर दिया है सारा, कई बार गिर भी जाता है। तो ये चीज़ करिए। और अगर आपको बाकायदा, अगर अमेरिका को हमें अभी जवाब देना, सबसे बढ़िया जवाब है, सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूल के, अभी जो इमीडिएट एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, वो आप सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट रशिया के साथ करिए। और ये करने से, और बाकी भी सोर्सेज देखिए, गैस लाने की सस्ती सोर्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे काम करिए। यही इन मामलों को उजागर करिए। और ये मामले हम लोग उजागर कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि चाहे कोई भी हो पार्टी, कोई भी बैठे, पर देश का जो रास्ता है आगे बढ़ने का, ये कभी भी डिरेल नहीं होना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये नेताओं की तो पहले है, लेकिन हम सब सिटीजन्स की भी है। और हम इन बातों पे दो टूक आवाज़ उठाएं और ज़रूर सरकार के कान में डालें और इनसे काम करवाएं जो काम जनता के होने चाहिए। अच्छे काम हमें करवाने हैं इनसे। ये नहीं चलेगा पूरी जिंदगी यही बातें करते रहें, बस हमें ये पूजा पाठ करते रहो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई मतलब नहीं है इसका। सबसे बड़ा पूजा है हमारी जो पैदाइश हुई है, ये कर्म योगी बनने के लिए हुई है। इस धरती पे पैदा होते ही कर्म की बात होगी। और सबसे बड़ा धर्म जो है, धर्म ड्यूटी है। हिंदू धर्म का असली जो डेफिनेशन ओरिजिनल वैदिक है, धर्मा मीन्स ड्यूटी एंड कर्मा मीन्स वर्क। इसको लेके चलिए और किसी इशू के ऊपर देशवासी किसी नेता की बात को इंटरेस्ट ना लें। बस इन बातों पे इंटरेस्ट लें, अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करें और इन्हीं बातों पे हम इनसे सवाल पूछें। जय हिंद।